हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय क्लास ब्राइट होप्स क्लासेज। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं का जय प्रक्रम, जो कि हम लोगों ने अमाशय के पास तक, यानी कि जो हमारा अमाशय था, इस अमाशय के पास तक की संरचना को हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक ना, हम लोगों ने अमाशय के पास तक की संरचनाओं को समझ लिया था। अब इसके आगे देखिए क्या है कि ये जो अमाशय होता है ना, यहाँ बताया गया था कि ये जो अमाशय ये 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर, ये थैलीनुमा संरचना होता है। इसके बाद फिर ये जो आगे की संरचना होती है वो सी आकार की, जिसे हमने कहा था कि ये भैया ग्रहणी होती है। ये क्या होती है? ग्रहणी होती है। और इस ग्रहणी में ही यही एक 1.5 kg का, यही एक 1.5 kg का ये यकृत लगा हुआ होता है। ठीक ना, यही ये 1.5 kg का एक यकृत लगा हुआ होता है। इसके इस साइड में एक अग्नाशय होता है। और इस अग्नाशय से देखिए, ये जो अग्नाशय है ना, इस अग्नाशय के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अग्नाशय जो है, इस अग्नाशय के बारे में देखिए, ये जो अग्नाशय है ना, अग्नाशय, ये अग्नाशय है क्या? तो ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या है? ये एक मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि मतलब कि ये बहिस्रावी भी है, बहिस्रावी भी है, और ये अंतःस्रावी भी है। क्या है? अंतःस्रावी। यानी कि ये दोनों प्रकार की होती हैं। ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं। देखिए इसका मतलब समझिए, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। तो देखिए इसके बाहरी परत से, ठीक है ना, इसकी बाहरी परत से एक रस निकलता है। उस रस को हम कहते हैं अग्नाशयिक रस। यानी कि बहिस्राव जो होता है, यानी कि बाहर से जिस रस का श्रावण होता है, उस रस को हम कहते हैं अग्नाशयिक रस। अग्नाशयिक रस, ठीक ना। अगर कह दिया जाए, आपसे पूछा पूछा जाए, भैया आप अग्नाशय के बारे में बताओ, अग्नाशय क्या है? तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। यह यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक ना। अब देखिए, और इसके बाहर से, यानी कि इसकी जो बाहरी संरचना होती है, यानी कि यह बहिस्रावी भी होती है, अंतःस्रावी भी होती है। यानी इसके बाहर से किस चीज का श्रावण होता है? तो इसके बाहर से अग्नाशयिक रस का श्रावण होता है। उसके बाद आपका आता है जो दूसरा है, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी क्या है? यानी कि आंतरिक संरचना है। यानी कि जो इसके अंदर से जो श्रावण होता है, वो अंदर से श्रावण होता है आपका इंसुलिन का। किस चीज का? इंसुलिन का। ठीक ना, इंसुलिन का। फिर उसके बाद होता है आपका एक ग्लाइ ग्लाइकोनेन। ठीक ना, ये दो पदार्थ, इंसुलिन और ग्लाइकोनेन, ये दो पदार्थ जो होते हैं, ये दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ये दो प्रकार के हार्मोन्स, और दो एक, देखिए ये आपका हार्मोन्स हो गया इंसुलिन, और जो ये ग्लाइकोनेन होता है, ये ग्लाइकोनेन आपका एंजाइम्स होता है। तो ये इंसुलिन और ग्लाइकोनाइन या ग्लाइकोनेन, ये दो चीजों का इसके अंदर से, ठीक ना, अंतःस्रावी मतलब अंदर से स्रावित होता है। क्या क्या होता है? तो इंसुलिन होता है, और क्या होता है? ग्लाइकोनेन होता है। देखिए एक चीज और, ये जो अंतःस्रावी होते हैं, यानी कि जो अग्नाशय होता है, इसके अग्नाशय पर, ये जो अग्नाशय है, इस अग्नाशय के आंतरिक भाग में, कहा, आंतरिक भाग में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है ना। तो देखिए, जो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं को हम लैंगर हैंस की द्वीपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए, जो आंतरिक भाग में जो 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, इन तीनों प्रकार के कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं लैंगर हैंस की द्वीपिका। लैंगर हैंस की द्वीपिका, ये जो लैंगर हैंस की द्वीपिका होती है, इस लैंगर हैंस की द्वीपिका में, ये जो लैंगर हैंस की द्वीपिका होती है, इस लैंगर हैंस की द्वीपिका में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वे 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपका आता है अल्फा कोशिका। कौन सी? अल्फा कोशिका। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्या आता है?
तो दूसरा आपका बीटा कोशिका, और एक आता है तीसरा, ठीक ना, तीसरा तीसरा जो होता है वो होता है आपका गामा, गामा कोशिका। इसमें तो देखिए जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है, जो दो कोशिकाएं हैं, वे दो कोशिकाएं आपके सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन कौन से हैं? तो एक है अल्फा और एक है बीटा। ये अल्फा कोशिका बीटा कोशिका कहाँ पाई जा रही है? अग्नाशय के अंदर। कहाँ पाई जा रही है? अग्नाशय के अंदर, ठीक ना, अग्नाशय के अंदर पाई जा रही है। ये अंतःस्रावी कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी? अंतःस्रावी कहलाएंगी। उसके बाद देखिए इनके आंतरिक भाग पे जो कोशिकाओं का समूह होता है, उन कोशिकाओं के समूह को हम लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। देखिए इसके बारे में हम समझते हैं, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका और गामा कोशिका के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अल्फा अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और आपका एक है गामा कोशिका। तो इसमें से जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो आपकी दो कोशिकाएं होती हैं। एक होता है अल्फा, अल्फा कोशिका, और एक बीटा कोशिका, ठीक है। ये अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका जो है, ये अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका कैसे महत्वपूर्ण है? तो अल्फा कोशिका से एक पदार्थ निकलता है, एक एंजाइम्स निकलता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोनेन। ग्लाइकोनेन, ये जो ग्लाइकोनेन नामक एंजाइम्स होता है, ठीक ना। अच्छा इसमें देखिए होता क्या है, इसके कारण देखिए इसके अंदर बीटा कोशिका से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। क्या कहते हैं? इंसुलिन कहते हैं। बीटा कोशिका से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। ये जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है ना, हमारे शरीर के अंदर एक रोग होता है, एक रोग होता है। वो कौन सी रोग? तो एक रोग होता है जिसका नाम होता है डायबिटीज, शुगर, मधुमेह। यानी कि मधुमेह रोग हमें किस कारण होता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स के कारण, इंसुलिन हार्मोन्स के कारण ये रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर जो डायबिटीज होता है, जो शुगर होता है, जो मधुमेह रोग होता है, वो किसके कारण? इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण हमारे शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाती है। इंसुलिन के कारण हमारे शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाती है। देखिए इससे जब विकास रुक जाता है ना, तो इसमें होता क्या है, जब आपको अगर मान लीजिए किसी को मधुमेह बीमारी हो जाए, शुगर हो जाए, तो शुगर की स्थिति में होता क्या है कि लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की भी समस्याएं आने लगती है। किस चीज की? ब्लड प्रेशर की। तो इसमें होता क्या है कि जब ब्लड प्रेशर की अवस्था आ जाएगी, यानी कि जब लोग ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है कि लोग कभी मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। क्या करते हैं? मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। तो उस स्थिति में वे दवा खाने के योग्य नहीं रहते हैं। उस स्थिति में वे दवा खाने के योग्य नहीं रहते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो ग्लाइकोनेन नामक हार्मोन्स, ग्लाइकोनेन नामक एंजाइम्स होता है, यह ग्लाइकोनेन नामक एंजाइम्स शरीर में जाकर के जाकर प्रतिरक्षा का कार्य करता है। किस चीज का? प्रतिरक्षा का, ठीक ना, प्रतिरक्षा का। यानी कि शरीर में जाकर के शरीर के अंदर हमारे उपस्थित है, और ये क्या कार्य करता है कि जब भैया बेहोश हो जा रहे हैं तो उस बेहोशी से होश में लाने का काम, पानी छिड़क देते हैं। पानी छिड़कते हैं तो कौन काम किया? पानी के अंदर कौन, देखिए पानी जो होता है ना, वो पानी हम ऊपर से मार देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक एंजाइम्स होता है जो कि स्रावित होता है, और स्रावित होकर के वो कहता है कि भैया अब उठ जाओ, बहुत देर तक आप मूर्छित रहे। तो वो कौन सा एंजाइम्स होता है? तो ग्लाइकोनेन नामक एंजाइम्स, ग्लाइकोनेन नामक एंजाइम्स। बीटा कोशिका से क्या निकलती? इंसुलिन हार्मोन्स। बीटा कोशिका से क्या निकलती? इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक ना। तो ये दोनों आप याद रखेंगे कि नहीं। अग्नाशय के दो भाग होते हैं। देखिए अग्नाशय में सबसे पहले बहिश्रावण, बहिश्रावण मतलब कि बाहर से क्या श्रावित होता है? तो बाहर से अग्नाशयिक रस। अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस क्या करता है? पाचन की क्रिया में भाग लेता है, पाचन की क्रिया में भाग लेता है। और उसके बाद आंतरिक भाग से, आंतरिक भाग में तीन कोशिकाएं होती हैं जिनके समूह को लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। ये लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है, ये तीन प्रकार की कोशिका, वो कौन कौन सी तीन प्रकार की कोशिका है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, और एक कोशिका होती है जिसे हम कहते हैं गामा कोशिका। एक तीसरी जो कोशिका होती है उसे हम कहते हैं गामा कोशिका। इन तीन कोशिकाओं से मिल करके
3 कोशिकाओं से मिल करके जो अग्नाशय होता है, ये अग्नाशय बना होता है। इसमें अल्फा जो कोशिका होती है वहां से एक एंजाइम्स का श्रावण होता है, जो बीटा कोशिका होती है वहां से भी एक हार्मोन्स का श्रावण होता है, जो गामा कोशिका होती है यहां से भी एक एंजाइम्स का, किस चीज का, एंजाइम्स का। तो ये जान जाइए कि ये आपके क्या है, तो ये आपके तीनों जो है ये तीनों अग्नाशय के भाग होते हैं, ये तीनों अग्नाशय के भाग होते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में ये अमाशय रहा, इधर यकृत रहा, फिर यहीं पे अग्नाशय होता है। अब इसके बाद छोटी आंत प्रारंभ होती है, क्या होती है, छोटी आंत प्रारंभ होती है। उस छोटी आंत की संरचना हम देखते हैं, छोटी आंत की संरचना हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भैया इसको आप लोग अच्छे से समझिए, इस चैप्टर से आपका कम से कम 3 से 4 नंबर का आएगा बायो के प्रश्न में। इस चैप्टर से कम 3 से 4 नंबर। देखिए ये रही हमारी ग्रहणी, ये सी आकार की ग्रहणी रही, और ये ग्रहणी में इधर से ये देखिए ये अग्नाशय होता है, और ये आपका यकृत हुआ, और ये यकृत के बाद ये छोटी आंत का प्रारंभ होता है, ये छोटी आंत प्रारंभ होती है। ये आपकी जो प्रारंभ होती है ये छोटी आंत है। और छोटी आंत का जो अंतिम हिस्सा होता है, छोटी आंत का जो अंतिम हिस्सा होता है देखिए ये, और यहीं से एक अंगुली के समान, ये उंगली उल्टा है ना, इस उंगली के समान एक सदृश संरचना होती है, उंगली के सदृश एक संरचना होती है। ये जो उंगली सदृश संरचना है, इस उंगली सदृश संरचना को हम कहते हैं उंडुक या सीकम, उंडुक या सीकम। ये हमारे शरीर में, ठीक ना, ये जो उंडुक या सीकम है ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। क्या है, यह एक अवशेषी अंग है, ठीक ना। अब देखिए ये जो आगे ये जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को हम कहते हैं बड़ी आंत, ठीक ना, ये हमारी बड़ी आंत। देखिए ये क्या है, ये यहां से प्रारंभ हुई, ग्रहणी से प्रारंभ हुई, उसे हम कहते हैं छोटी आंत, ठीक ना, ये छोटी आंत होती है। और उसके बाद ये जो संरचना होती, इसकी संरचना यानी कि ये जो बड़ी वाली जो संरचना दिखा रही, इसे हम कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। और ये वाली जो संरचना है, इस वाली संरचना को हम कहते हैं बड़ी आंत। क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं, ठीक ना। और उसके बाद जो ये अंतिम हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, इस अंतिम हिस्सा को हम कहते हैं मलाशय, मलाशय कहते हैं। और ये जो अंतिम हिस्सा आपको एक गोल से संरचना दिखाई दे रही ना, इस संरचना को हम कहते हैं मल द्वार, मल द्वार कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए अब इनके बारे में हम समझते हैं। यहां से अग्नाशय समाप्त हो गया, यहां से यकृत समाप्त हो गया। अब इसके आगे ये छोटी आंत प्रारंभ होती है, और इस छोटी आंत में भोजन जाकर के कुछ समय तक रहता है। फिर देखिए ये छोटी आंत, और यहां से भोजन ऐसे आते हुए, ठीक ना, भोजन आते हुए क्या होता है कि उंडुक या सीकम में, उंडुक या सीकम के पास जब कहीं यहीं देखिए यहीं भोजन रुका हो, और रुके रुके अगर ये यहां से इसके कुछ कण टूट करके इसमें गिर जाते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर गिर जाते हैं। देखिए ये जो है ये हमारा भोजन का टुकड़ा है, और ये भोजन का टुकड़ा अगर इस थैली के अंदर, इस उंडुक या सीकम के अंदर अगर गिर जाती है, तो देखिए ये यहां से फिर ये वापस नहीं निकल पाएगी, यहां से वापस ये नहीं निकल पाएगी। उस स्थिति में हमें एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं पेचिस। क्या कहते हैं, पेचिस। अपेंडिक्स का आप नाम सुने होंगे, अपेंडिक्स कह लीजिए, अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स रोग क्यों होता है, कैसे होता है, तो भोजन का कोई टुकड़ा, भोजन का कोई टुकड़ा जब उंडुक या सीकम में गिर जाता है, और वह उंडुक या सीकम में जाने के बाद फिर वहां से पुनः वह निकल नहीं पाता है, वहां पुनः से मतलब वहां से वह पुनः नहीं निकल पाता है, तो वहां हमें एक रोग हो जाता है, यानी इसी में ये सड़ने लगता है, और सड़ करके एक रोग उत्पन्न करता है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक ना। इसके आगे ये जो भाग है, इन भागों को हम कहते हैं बड़ी आंत। क्या कहते हैं, बड़ी आंत। अब देखिए बड़ी आंत में आप देखेंगे ये जो संरचना है, देखिए ऐसे पे ऐसे, और फिर नीचे से ऐसे ऐसे, तो ये जो संरचना है यू आकार की, इस यू आकार की संरचना को, जो यू आकार की संरचना है, इस यू आकार की संरचना को हम कहते हैं कोलन, ठीक ना, कोलन। और ये कई कोलन मिल करके, ये कई कोलन मिल करके
बड़ी आंत का निर्माण करते हैं। किसका? बड़ी आंत का। बड़ी आंत का सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है उंडुक या सीकम। क्या होता है? उंडुक या सीकम। उंडुक या सीकम के बाद जो संरचना ये सी आकार की है, यू आकार की है, उल्टी यू आकार, सीधा यू आकार की जो संरचना है, वो संरचना को हम क्या कहते हैं? कोलन कहते हैं। कई कोलन मिल करके बड़ी आंत का निर्माण करते हैं। किस चीज का? बड़ी आंत का निर्माण करते हैं। तो ये जो बड़ी आंत बनती है, जो बड़ी आंत बनती है, इस बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 मीटर लंबी होती है। कितनी? 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक। इसके बाद देखिए ये आपका आ गया बड़ी आंत, ये है। और ये जो अंतिम हिस्सा होता है, देखिए भोजन पचने के बाद छोटी आंत से होते हुए ये आता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के अंतिम भाग यानी इस मलाशय में आकर के जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो अपशिष्ट पदार्थ रुका हुआ रहता है। देखिए ये जो पदार्थ यानी कि यहाँ भोजन पचने के बाद आकर के जो पच जाता है, और उसके बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ आकर के? मलाशय में आकर के एकत्रित रहता है। कहाँ आकर के एकत्रित रहता है? मलाशय में आकर के एकत्रित रहता है। और मलाशय में देखिए यहाँ मल आकर के एकत्रित रहा, और ये मल कुछ समय बाद मल द्वार से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना? मल द्वार से निकलते हुए बाहर निकल जाते हैं। देखिए इनके जो मल द्वार से बाहर निकलने की जो क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं मल परित्याग या बहिक्षेपण। क्या कहते हैं? मल परित्याग या मल परित्याग या बहिक्षेपण। ठीक है ना? मल परित्याग या बहिक्षेपण। ये जो मल परित्याग या बहिक्षेपण होता है, ये होता क्या है? तो देखिए हमारे शरीर में भोजन पचने के बाद अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मल द्वार से बाहर निकल जाता है। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं मल परित्याग या बहिक्षेपण। देखिए आपसे बोर्ड की परीक्षाओं में इसके बारे में पूछ देगा कि भैया आप बताएं कि मल परित्याग या बहिक्षेपण क्या होता है। मल परित्याग या बहिक्षेपण क्या होता है? तो मल परित्याग या बहिक्षेपण क्या है? तो मल द्वार से, ठीक ना, अपशिष्ट पदार्थ मल द्वार से जब बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक ना, उसी को हम कहते हैं मल परित्याग या बहिक्षेपण। क्या कहते हैं? मल परित्याग या बहिक्षेपण। तो देखिए ये हमारा भोजन रहा, और ये भोजन, ठीक ना, भोजन यानी कि हम पाचन की क्रिया किए, और मतलब हम खाना खाएं, और खाना खा करके हमारा भोजन पचा, और पच करके जो अपशिष्ट पदार्थ रहा वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल गया। अब ये जो देखिए हम खाना खाएं, पचा, ऊर्जा बनी, और उसके बाद वो शरीर से बाहर निकल गया मल के रूप में, तो ये हमारी क्रियाएं पाचन हो गई। और इस पाचन की क्रिया के बाद हमें क्या होता? पाचन की जब क्रिया हो जाती है तो हमें मिलती है ऊर्जा, और ऊर्जा मिल गई, और ऊर्जा मिली तो हम अपने जीवन को क्या करते रहेंगे? जीवन को प्रतिदिन, ना, जीवन को लगातार हम चलाते रहेंगे। तो जीवन को चलाना, जीवन जो चलता है, मतलब कि अभी आप लोग इस चैप्टर का नाम पढ़े कि भैया आप बताएं जय प्रक्रम। जय प्रक्रम क्या था? यानी कि जीवों को जीने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिन जिन प्रक्रियाओं के साथ क्रिया करनी होती है, जिन जिन मतलब कि जो जो प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं जीने के लिए, उन सभी प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो भाई देखिए भैया ये क्या है? ये आपका जो पहला चैप्टर था जैव प्रक्रम पोषण, ये जैव प्रक्रम पोषण आपका आज समाप्त है। अब हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि जैव प्रक्रम शोषण, ठीक ना, जैव प्रक्रम शोषण, अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।